देखिए, हम बात करते हैं केमिस्ट्री में चैप्टर गैसियस स्टेट की, ठीक है। तो गैसियस स्टेट को समझने से पहले पहले कुछ थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। पिछले वाले चैप्टर का कुछ बेसिक है, सॉलिड स्टेट चैप्टर का। तो सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में यदि आपसे पूछा जाएगा कि देखिए टोटल 7 जो क्रिस्टलीय सॉलिड था, जो क्रिस्टलीय ठोस था, वो टोटल 7 प्रकार का था, ठीक है। उस सातों जो क्रिस्टलीय तंत्र है उसमें पूछा जाएगा कि बताइए सबसे ज़्यादा सममितीय यानी सिमेट्रिकल क्रिस्टलीय ठोस कौन सा है, तो बोलेंगे क्यूबिक। क्यों? क्योंकि क्यूबिक का जो है सभी अक्षीय दूरी भी बराबर है और सभी अक्षीय कोण भी बराबर है, जो कि 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। और सबसे कम सममितीय क्रिस्टलीय तंत्र कौन सा हो जाएगा, तो वहाँ पे हमने देखा था कौन था, ट्राइक्लिनिक। कौन था? ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक का ना तो कोई अक्षीय दूरी बराबर है आपस में और ना ही अक्षीय कोण बराबर है, ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोगों ने देखा था जो एकक कोष्ठिका है वह जो है 3 प्रकार का होता है। पहला हमारा है आद्य घनीय एकक कोष्ठिका, ठीक है। आद्य घनीय एकक कोष्ठिका, ठीक है। इसमें परमाणु की संख्या बात करें, इसमें होता क्या है, तो बाबू इसमें जो होता है एटम जो तुम्हारा रहता है वो सभी कॉर्नर पर रहता है, घन के 8 कॉर्नर पर रहता है, ठीक है। और प्रत्येक जो है और प्रत्येक एटम का जो कंट्रीब्यूशन होता है एक क्यूब में कितना होता है, 1/8 होता है। क्यों? क्योंकि वो 8 क्यूब में कंट्रीब्यूट होता है, तो एक क्यूब में उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है। तो यदि तुमसे पूछा जाएगा आद्य घनीय एकक कोष्ठिका के केस में जेड का मान क्या होगा, तो टोटल 8 होते हैं और कंट्रीब्यूशन कितने का होता है एक घन में, तो 1/8 था। 8 गुना 1/8 यानी मान आ गया कितना, 1। यानी जेड का मान कितना हो जाता है, 1। ठीक, अगला सवाल इसमें पूछा जाता है कि ए और आर में संबंध बताइए। ए हमारा क्या है, ए हमारा अक्षीय लंबाई है, जबकि आर क्या है, परमाणु की त्रिज्या है, जो एटम है उसके परमाणु की त्रिज्या है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि दो एटम मिल करके जो है एक एज को घेर लेता है, इसलिए ए बराबर इस केस में ए बराबर 2r होता है, ठीक है। इस स्थिति में जो है समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बाबू, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, समन्वय संख्या क्या होता है, यानी एक एटम जो है बाकी कितने एटम के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, संख्या में, वही संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या कहलाता है। और आद्य घनीय एकक कोष्ठिका के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। उसके बाद संकुलन क्षमता यानी पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, जो एटम बड़े होते हैं वो कितना पैक्ड होते हैं, तो पहले इसका फॉर्मूला याद रख लेंगे। पूछा भी जा सकता है कि पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है जेड इंटू एटम कैसा होता है, गोले के आकार का, और गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो याद रखेंगे जेड गुना 4/3 पाई आर क्यूब बटा ए क्यूब गुना 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। और इस हिसाब से जो है पैकिंग परसेंटेज इसका आता है 52.4। ठीक इसी प्रकार अगला जो है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका की बात करें, अंतः केंद्रित एक एकक कोष्ठिका यानी बीसीसी की बात करें, तो बीसीसी में क्या होता है, बीसीसी वाले स्थिति में जो होता है एटम जो चारों कोना पे रहता है और एक एटम बीच सेंटर में रहता है। तो ये जो चारों कोण, तो जेड का मान क्या हो जाएगा, तो आठों कोना पे, तो 8 गुना और एक एटम का कंट्रीब्यूशन जो कोना पे है उसका 1/8 है, ठीक है, एक घन में। तो 8 गुना 1/8 प्लस जो सेंटर में होता है एटम वो पूरी तरह से कंप्लीट एक क्यूब में ही होता है, इसलिए 1 गुना 1 यानी अपना जेड का मान कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। वहीं ए का मान पूछा जाए ए और आर में रिलेशन में, तो ए बराबर कितना आर होगा, तो 4/√3 आर, 4/√3 आर याद रखेंगे। और इस स्थिति में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, बीसीसी के केस में 8%, बीसीसी के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। और पैकिंग एफिशिएंसी जो होता है, संकुलन क्षमता जो होती है 68% होती है, जबकि पिछला वाला में कितना था, 52.4%। अगला है एफसीसी की बात कर रहे हैं, एफसीसी की बात कर रहे हैं यानी फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसमें क्या होता है कि 8 कॉर्नर पे तो एटम रहेगा ही रहेगा, इसके बाद 6 फलक के बीच में जो है
एटम रहता है, ठीक है। तो जो फलक पे एटम रहता है उसका कंट्रीब्यूशन एक घन में कितना होता है, 1/2, क्योंकि दूसरे वाले जो है उसके सटे हुए जो होते हैं घन उसके साथ भी आधा होता है और आधा इस घन के साथ होता है, यानी एक घन में इसका कंट्रीब्यूशन जो फलक पे है उसका 1/2 होता है। तो जेड का मान आसानी से निकाल सकते हैं, 8 गुना 1/8 प्लस 6 सतह है तो 6 गुना और एक का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2, तो 6 गुना 1/2, यहाँ से अपना आंसर कितना आ गया, जेड का मान 4। यानी एफसीसी के केस में जेड का मान कितना होता है, 4 होता है। और ए आर में रिलेशन की बात करें तो ए बराबर होता है 2√2r होता है। इस स्थिति में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 होता है, याद रखेंगे डायरेक्ट। और पैकिंग एफिशिएंसी जो होता है वो 74% होता है। चलिए अब हम सवाल की बात कर लेते हैं, किस तरह का सवाल पूछा जाता है। जैसे कि तुमको बोला जाएगा कि घनीय संरचना में 2 एटम हैं एक्स और वाई, घनीय संरचना में 2 एटम हैं एक्स और वाई, एक्स कॉर्नर पर है और वाई फलन केंद्र पर है, बिल्कुल सेंटर में है। तो बताना है कि यौगिक का सूत्र क्या होगा। क्वेश्चन में तुमसे क्या बोला, एक्स कॉर्नर पर है, तो कॉर्नर पे जो भी होता है, कॉर्नर पे पहले टोटल कॉर्नर होते कितने हैं, 8। इसका मतलब है कि टोटल 8 हैं और प्रत्येक का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, यानी 8 गुना 1/8, यानी एक्स का मान कितना आ गया, 1। वाई हमारा क्या बोल रहा है, फलन केंद्र में है, कहाँ पे है, फलन केंद्र पे, यानी फलक जो फलक होता है, जो फेस होता है उसके केंद्र में है, ठीक है। तो फलक के केंद्र में है, टोटल फलक होते कितने हैं, 6, ठीक है। और एक एटम का कंट्रीब्यूशन जो फलक पे होता है उसका एक माने एक क्यूब में जो होता है 1/2 होता है, तो 6 है तो 6 गुना 1/2, तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। x का मान 1 और y का मान 3, इसलिए सूत्र क्या हो जाएगा, XY3 हो जाएगा। संरचना क्या हो जाएगा, यौगिक का सूत्र XY3। ठीक इसी प्रकार एक सवाल और करते हैं। घनीय संरचना में तुम्हारा WO और Na दिया हुआ है, बोला W कोना पर है, O अक्षीय केंद्र पर है, Na जो है अंतः केंद्र पर है। तो बताना है कि सूत्र क्या होगा। 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तो बोला Na सब में देखो Na पहले Na की बात कर लेते हैं। Na कहाँ पर है, तो अंतः केंद्र, बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल कहाँ पर है, सेंटर में है। और वो जो होता है कंप्लीट ही होता है घन में, तो 1 हो जाएगा। W कहाँ पे बोला, अक्षीय केंद्र में, अक्ष जो होते हैं, अक्ष जो होता है, रेखा जो होता है उसके, नहीं सॉरी, डब्लू क्या बोला, सॉरी सॉरी गलती हो गया, डब्लू बोला कोना पर है, डब्लू क्या बोला, कोना पर है, तो 8 कोना पे होगा, ठीक है। और जो कोना पे होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एक घन में 1/8 होता है, तो 8 गुना 1/8, यानी 1 आ गया। वो बोला अक्षीय केंद्र पर है, और अक्ष यानी रेखा, रेखा जो है लाइन है उसके केंद्र पर है, एज के केंद्र पर है। और एज पर जो एज की संख्या कितनी है, 12, इसका मतलब 12 एज पर है। और एज पर जो एटम रहता है उसका कंट्रीब्यूशन एक क्यूब में कितना होता है, तो 1/4 होता है, क्योंकि 4 में ही इसका होता है, इसका 1/4 हो गया। तो इस हिसाब से ओ का मान आ गया 3, यानी सूत्र क्या हो जाएगा, NaWO3, NaWO3। चलो अब हम बात करते हैं गैसियस स्टेट की, ठीक है। फटाक फटाक से जल्दी जल्दी बात करेंगे गैसियस स्टेट की, ठीक है। गैसियस स्टेट क्या है, एक्चुअल में मैटर है, द्रव्य है, ठीक है। द्रव्य क्या होता है, जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार हो, वो सब द्रव्य होता है। द्रव्य के अंतर्गत ही हम लोग ठोस, द्रव, गैस को पढ़ते हैं। तो मेनली हमको पढ़ना है गैसियस स्टेट को पढ़ना है। तो गैसियस जो गैस होते हैं उनके बीच अंतराणविक बल क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, यानी अंतराणविक बल बहुत कम होता है। वहीं हम पूछेंगे तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा क्या होता है, कि ताप देने पर ऊर्जा क्या होगा, तो गैस में जैसे ही ताप दोगे तो ऊर्जा बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ी से गमन करने लगता है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा महसूस करता है। इसलिए तापीय ऊर्जा, गैस के केस में तापीय ऊर्जा का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। और वहीं अंतराणविक बल का मान कम होता है, अंतराणविक स्थान का मान ज़्यादा होता है। अब गैस, हमें यहाँ पे 2 तरह के गैस की बात करेंगे, एक आइडियल गैस यानी आदर्श गैस और दूसरा अनादर्श गैस। तो मोटा मोटी अंतर क्या होता है, जो आदर्श गैस होता है उसके मध्य जो होता है ना कोई आकर्षण बल होता है ना ही प्रतिकर्षण होता है, जबकि वास्तविक जो गैस है हमारे वातावरण में उसमें उनके अणुओं के बीच आकर्षण भी होता है और प्रतिकर्षण भी होता है। लेकिन जो हम आइडियल गैस मान के चलते हैं, आइडियल गैस जैसा कोई चीज़ है नहीं, ठीक है। आइडियल गैस मान के चलते हैं तो उसमें हम मान के चलते हैं ना उसमें आकर्षण है ना ही प्रतिकर्षण है। तो याद रखेंगे आइडियल गैस का मतलब ना कोई आकर्षण ना कोई प्रतिकर्षण, जबकि रियल गैस में जो होता है आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है, ठीक है। अब देखो जो भी गैस है उसके कुछ गुण होते हैं, भौतिक गुण होते हैं। सबसे पहला गुण होता है, तो चूंकि गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं तो गैस को आसानी से बहुत हद तक संपीड़ित किया जा सकता है, ठीक है।
जैसे कि सिलेंडर में गैस को भरा जाता है, गैस की बहुत ज़्यादा मात्रा को। इसके अलावा गैस जो होते हैं सभी दिशाओं में जो होते हैं समान रूप से दाब प्रेषित करते हैं। जैसे गैस को जिस बर्तन में रखा जाता है तो ऐसा नहीं है कि पेंदी पर ज़्यादा दाब डालेगा जो है दीवार पे कम डालेगा, नहीं, सभी जगह वो बराबर दाब डालता है। ठीक है। इसके अलावा ठोस और द्रव की तुलना में गैस का जो घनत्व होता है कम होता है, बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि घनत्व क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। और हम जानते हैं कि गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो निश्चित तौर पे घनत्व उसका क्या होगा, कम होगा। आगे गैस का जो आयतन और आकृति क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसका आयतन और आकृति दोनों ही अनिश्चित होता है। गैस को जिस बर्तन में रखोगे उसका आयतन धारण कर लेगा, उसकी आकृति ग्रहण कर लेगा। ठीक है। अगला, गैस को जो है किसी यांत्रिक सहायता के बिना प्रत्येक अनुपात में पूर्ण मिश्रित होती है। ठीक है। यानी गैस को जो है बिना किसी बाहरी मदद के भी जो हम किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं, जैसा अनुपात में चाहे वैसा अनुपात में मिला सकते हैं। अब बात करें गैस की संख्या टोटल है कितनी, तो बाबू हमारी पीरियोडिक टेबल में जो है टोटल 11 गैस है। तो तुमको जो है 11 गैस है जिसमें तुम्हारा हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन ये हो गया। ठीक है। अक्रिय गैस जो भी हैं हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन ये 7 गो हो गया। इसके अलावा तुम्हारा हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया और क्लोरीन हो गया। ठीक है। तो 5 ये हो गया, तो 6 5 टोटल 11 गैस हैं। तो याद रखेंगे कि टोटल कितने गैस हैं, 11 गैस हैं। चलो, अब हम आइडियल गैस को समझने से पहले, आइडियल गैस या रियल गैस को समझने से पहले कुछ टर्म को समझ लेते हैं। दाब, दाब को समझते हैं क्योंकि गैस दाब डालता है। तो दाब यानी प्रेशर क्या होता है, दाब बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है एफ बाई ए, यानी दाब बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है। यानी जितना कम एरिया रहेगा गैस उतना ज़्यादा प्रेशर डालेगा गैस, और जितना ज़्यादा आयतन क्षेत्र रहेगा उतना कम फोर्स डालेगा। ठीक है। आगे आयतन की बात करें तो गैस जितना जगह छेकती है उसी को क्या बोलते हैं, उस गैस का आयतन बोलते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया, ठंडा या गर्म होने का अंदाज़ा। मात्रा, ठीक है, गैस की मात्रा को हम लोग किस में व्यक्त करेंगे, तो गैस की मात्रा को हम लोग व्यक्त करेंगे या तो मोल में या फिर ग्राम में या संख्या में। ठीक है। मोल में व्यक्त करना हो तो कैसे निकालते हैं, किसी भी गैस का मोल निकालना हो तो उस गैस का वेट कितना दिया हुआ है बटा उसका मोलिकुलर वेट कितना है उससे भाग लगा देंगे तो हमारा मोल निकल जाएगा उस गैस का। ठीक है। अब थोड़ा सा यूनिट के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पी बराबर होता है एफ बटा ए। तो प्रेशर का एसआई यूनिट क्या हो गया, तो बाबू प्रेशर का जो एसआई यूनिट है, प्रेशर का एसआई यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं। और याद रखेंगे प्रेशर का और भी यूनिट होता है 1 एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। 1 एटीएम, 1 एटीएम बराबर होता है 1 बार, 1 एटीएम बराबर 1 बार होता है। ठीक है। और 1 बार बराबर होता है 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर 10⁻5 पास्कल। ठीक है। यानी एक बार बराबर हम जानते हैं 10⁻5 पास्कल। ठीक है। इसके अलावा 1 एटीएम जो है हमारा बराबर होता है किसके, 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी के या 760 टॉर के। तो ये टर्म याद रखेंगे। क्या याद रखना है, सबसे पहले तो याद रखना है कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल, ये याद रखना है। ठीक है। 1 एटीएम बराबर क्या होता है, 1 एटीएम बराबर 1 बार, 1 बार बराबर 10⁻5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी बराबर 760 टॉर। ठीक है। अब जैसे कि तुमको क्वेश्चन दे देंगे कि प्रेशर को तुमको एटीएम में चेंज करना है, तो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा देखो मिलीमीटर ऑफ एच जी में दिया हुआ है 720 मिलीमीटर ऑफ एच जी दिया हुआ है। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी बराबर होता है 1 एटीएम। तो 1 मिलीमीटर ऑफ एच जी बराबर कितना हो जाएगा, 1/760। तो 720 मिलीमीटर ऑफ एच जी बराबर क्या होगा, मम्मी कॉन्सेप्ट से 720/760 एटीएम। ठीक है। तो इसको हल करेंगे, जो मान आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा, 18/19 एटीएम। वहीं दूसरा सवाल है पास्कल में दिया हुआ है, इसको एटीएम में बदलना है। पास्कल में दिया हुआ है, एटीएम में बदलना है। ठीक है। 5 गुना 10 पास्कल है। ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 10⁻5 पास्कल बराबर होता है 1 एटीएम, यानी 1 एटीएम बराबर क्या होता है 10⁻5 पास्कल होता है। ठीक है। तो 1 पास्कल बराबर क्या हो जाएगा, 1/10⁻5 एटीएम। तो मम्मी कॉन्सेप्ट से, चुकी के नियम से, तो 5.1 गुना 10⁻10 पास्कल बराबर क्या हो जाएगा,
तो इसको हल कर लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। अगला तुमसे 3 नंबर बोला 5 बार बराबर कितना एटीएम, तो 5 बार हम जानते हैं कि एक बार में एक एटीएम होता है, तो 5 बार में कितना हो जाएगा, 5 एटीएम हो जाएगा। अगला सवाल, आगे हम बात करते हैं वॉल्यूम की। किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं। ध्यान रखेंगे वॉल्यूम में क्या ध्यान रखना है, 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml, 1 लीटर बराबर 1000 ml, ठीक है। और 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, ठीक है, ये याद रखना है। अगला चीज़ 1 ml बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को 1 cc बोलते हैं। और 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, ठीक है। अब टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे टेम्परेचर जो लेंगे हम लोग केल्विन में लेंगे। डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा तो उसमें 273 जोड़ करके जो हम लोग केल्विन में निकाल, जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस है तो 273 केल्विन हो जाएगा। 25 डिग्री सेल्सियस है तो इसमें 273 जोड़ो तो 298 केल्विन हो जाएगा। 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो इसमें 273 जोड़ो तो यानी 300 केल्विन हो जाएगा। चलो, तो अब सारा टर्म समझ में आ गया। तो अब हम बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन को समझने से पहले जो है हमें आइडियल गैस इक्वेशन कहाँ से आया, पहले इस चीज़ को देख लेते हैं। तो पहले तो तुम डायरेक्ट याद रखो आइडियल गैस इक्वेशन होता क्या है, तो पी वी बराबर एन आर टी, पी वी बराबर एन आर टी। तो पहली बार पी वी को पकड़ेंगे, पहली बार किसको पकड़ेंगे, पी वी को। दूसरी बार जो है वी टी को पकड़ेंगे, दूसरी बार भी टी को पकड़ेंगे, तीसरी बार जो है बाबू पी टी को पकड़ेंगे, ठीक है, पी टी को पकड़ेंगे, और चौथी बार जो है भी और एन को पकड़ेंगे। तो पहले है बॉयल्स लॉ, फिर चार्ल्स लॉ, फिर तीसरा है गे-लुशेक लॉ, और चौथा है एवोगाड्रो लॉ। यानी बॉयल्स लॉ में क्या होगा, बॉयल्स लॉ में जो होगा पी भी को पकड़ेंगे यानी बाकी कांस्टेंट है, यानी पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा यहाँ से 1/, यानी पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा भी का, पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा भी का, यानी पी बराबर के इंटू के बटा भी, यानी पी इंटू भी बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2, ये बॉयल्स लॉ से। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है पी भी यानी पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा बॉयल्स लॉ से। चार्ल्स लॉ से क्या हो जाएगा बताओ तो बाबू, तो पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो भी हुआ तो बाकी जो चीज़ें क्या हो गई, टेम्परेचर और मोल क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। चार्ल्स लॉ में बात करें तो तुम्हारा भी और टी में आएगा रिलेशन, तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी का, कब, जब हमारा प्रेशर और मोल क्या हो, कांस्टेंट हो, प्रेशर और मोल क्या हो, कांस्टेंट हो। तो इस स्थिति में भी बटा टी बराबर क्या हो जाएगा, के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं V1/T1 बराबर V2/T2 बराबर V3/T3 डॉट डॉट डॉट। गे-लुशेक लॉ में किसके किसके बीच का रिलेशन होगा, इसमें रिलेशन होगा पी और टी के बीच का, यानी बी और एन इसमें इस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी, लेकिन टी किस में होना चाहिए, केल्विन में। किस में होना चाहिए, केल्विन में। तो यहाँ से पी बटा टी बराबर क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कोई कांस्टेंट लगाना होता है तो के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से P1/T1 बराबर P2/T2 बराबर P3/T3 लिख सकते हैं। अगला एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो लॉ में किसके किसके बीच रिलेशन होता है, भी और एन के बीच, भी और एन के बीच। तो बाकी पी और टी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन हो जाएगा, ठीक है। तो भी बटा एन बराबर के, तो यहाँ से V1/N1 बराबर V2/N2 लिख सकते हैं एवोगाड्रो लॉ से, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अब इन्हीं का ग्राफ बोला जाएगा, तो पहले ग्राफ को हम पहले बढ़िया से समझ लेते हैं। तो देखो ग्राफ दो प्रकार का हो सकता है, एक सरल रेखा वाला, दूसरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला ग्राफ, ठीक है। तो जो सरल रेखा वाला ग्राफ होगा वो किस तरह का होगा, या तो तुम्हारा होगा y बराबर mx के फॉर्म में, या फिर y बराबर mx प्लस सी, y बराबर mx माइनस सी, y बराबर माइनस mx प्लस सी, या y बराबर माइनस एक्स माइनस सी, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में कैसा होगा, यदि x इंटू वाई बराबर कांस्टेंट रहेगा तो उस स्थिति में हमारा क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो देखते हैं, पहले इन चीज़ों को पहले बेसिक को समझ लेते हैं। जैसे y बराबर केवल mx लिखा हुआ है, y बराबर केवल mx लिखा है तो इसका मतलब है कि आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब c क्या है, जीरो है। हम जानते हैं y बराबर mx प्लस सी होता है, जहाँ m क्या होता है, ढाल होता है। तो यहाँ पे c क्या है, जीरो है, यानी अंतःखंड जीरो है, अंतःखंड जीरो है, यानी जो
इंटरसेप्ट वाला जो है इंटर सी यहाँ पे क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, हिंदी में अंतःखंड बोलते हैं, ठीक है, वो 0 है और ढाल क्या है, m है। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे x और y के बीच जो ग्राफ खींचा जाएगा, ठीक है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा और कहाँ से जाएगा, तो वो हमारा जाएगा ओरिजिन से जाएगा, ठीक है। वहीं y बराबर एम एक्स प्लस सी की बात करें तो सी हमारा यहाँ पे इंटरसेप्ट दिया हुआ है, m हमारा ढाल हो गया, तो इसका मतलब है कि जो है c हमारा इंटरसेप्ट वही प्लस में है, तो इसका मतलब है जो है प्लस माने ऊपर, इसका मतलब है कि जो इस बार जो ग्राफ होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन वो ओरिजिन से नहीं जाएगा बल्कि कहाँ से जाएगा, वो सी ऊंचाई से जाएगा, प्लस वाली सी ऊंचाई से जाएगा, यानी धनात्मक सी ऊंचाई से जाएगा। y बराबर एम एक्स माइनस सी है, तो इस बार सी इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है, तो इस बार कहाँ से जाएगा, तो नेगेटिव सी जो है इंटरसेप्ट करेगा नीचे की तरफ, सी काटेगा नीचे की तरफ और वहाँ से जाएगा एम ढाल के साथ, ठीक है। वहीं आगे बात करें y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी है, देखो इंटरसेप्ट प्लस में है, ठीक है, इसका मतलब है कि धनात्मक y अक्ष की तरफ काटेगा, सी इंटरसेप्ट पे सी पे काटेगा, लेकिन ढाल इस बार क्या है, नेगेटिव है, तो ढाल नेगेटिव है, तो ढाल कैसा होना चाहिए, ढाल जो होना चाहिए वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब ऊपर उठेगा नहीं बल्कि नीचे झुकता हुआ आएगा, ठीक है, यानी इस तरह से हो जाएगा। अब आगे है पाँचवा में, देखो y बराबर माइनस एक्स माइनस सी है, इसमें देखो तुम्हारा इंटरसेप्ट भी यानी अंतःखंड भी नेगेटिव है और ढाल भी नेगेटिव है, इसका मतलब है कि अंतःखंड नेगेटिव है तो ऋणात्मक y अक्ष में जो है c को काटेगा और वहाँ से खिंचाएगा ग्राफ, ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ, ढाल नीचे की तरफ होगा, क्यों, क्योंकि ढाल इसका क्या है, ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो ढाल को नीचे की तरफ कर देंगे। वहीं x इंटू वाई बराबर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, तो इस स्थिति में यानी x इंटू वाई, इसका मतलब क्या हो गया कि x बढ़ेगा तो y घटेगा, y बढ़ेगा तो x घटेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसा होगा जैसा कि दिखाया गया है। चलो तो अब हम आते हैं, पहला है बॉयल्स लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ में हमने देखा था P इंटू भी बराबर कांस्टेंट, ठीक है, P इंटू भी बराबर कांस्टेंट देखा था, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पी भी बराबर के लिख सकते हैं, यानी पी बराबर के बटा भी। अब के बटा भी इसी को बढ़िया से फरिया के लिखो, पी बराबर के इंटू 1/भी, ठीक है। यहाँ पे पी क्या हो गया, यहाँ पे बाबू पी जो है तुम्हारा प्रेशर, पी जो है हमारा तुम्हारा वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1/भी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ढाल को, ठीक है। तो क्या यहाँ पे इंटरसेप्ट है, नहीं इंटरसेप्ट नहीं है, तो बाबू इंटरसेप्ट नहीं है, इंटरसेप्ट नहीं है। चलो अब हम तुमको बोलेंगे कि P और 1/भी के बीच खींच के बताओ ग्राफ, तो P और 1/भी के बीच ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, पासिंग थ्रू कहाँ से होगा, ओरिजिन से होगा। लेकिन तुमको हम बोलेंगे P और भी के बीच का ग्राफ खींचो, तो हम पहले से ही बता सकते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, क्योंकि P इंटू भी बराबर कॉन्स्टेंट है, तो P और भी के बीच का ग्राफ कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो P और भी के का पूछेगा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन वही पूछता P और 1/भी का, तो इसको y बराबर एम एक्स पर ले आए, तो इस प्रकार जो है हमारे इसका ग्राफ कैसा हो गया, P और 1/भी का स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो गया। अगला चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ से क्या था हमारा, भी जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर का केल्विन में, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। तो अब इसको जो है इसका भी और टी के बीच का ग्राफ खींचना है, तो पहले इसको पहले प्रोपोर्शनल साइन हटाओ, भी बराबर के इंटू टी लिखेंगे, तो यहाँ पे बताओ वाई भी हो गया हमारा वाई, टी हो गया एक्स और के यहाँ पे क्या हो गया एम, यहाँ पे इंटरसेप्ट सी क्या है, 0 है, इसका मतलब है कि इस भी और टी के बीच जो ग्राफ खींचा जाएगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। लेकिन क्या बताओ, कभी भी टेम्परेचर जो है 0 केल्विन हो सकता है, 0 केल्विन पे गैस होगा, नहीं होगा, ठीक है, या ना तो 0 केल्विन पे होगा ना 0 वॉल्यूम पे होगा, ठीक है, वॉल्यूम भी 0 नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे क्या दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, और उसके बाद ऊपर जो है एकदम हार्ट लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ की, ठीक है। चार्ल्स लॉ
चार्ल्स लॉ तो हमने बात कर लिया। अब देखो ये जो फिगर दिया हुआ है तुम्हारा, इस फिगर को समझो, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का है, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ में हम क्या जानते हैं? चार्ल्स लॉ में हम जानते हैं, सॉरी डायरेक्ट आओ सवाल पे। देखो सवाल आपसे क्या बोल रहा है, देखो इस तरह का लाइन दिया हुआ है प्रेस। सबसे पहले तो ग्राफ किसका किसका है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ है, जिसमें प्रेशर को दिखाया गया है P1 P2 P3 P4। बोल रहा है कि बताइए प्रेशर का जो है ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले आप समझिए कि ग्राफ किसका है, V और T का है, V और T का है, और उसमें प्रेशर को बताना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक को कांस्टेंट कीजिए। तो हम टेम्परेचर को ही कांस्टेंट कर दे रहे हैं, हम 100 के डिग्री -100 के आसपास का टेम्परेचर फिक्स कर दे रहे हैं। जैसे ही टेम्परेचर को कांस्टेंट किए, हम आइडियल गैस इक्वेशन से क्या जानते हैं, पीवी बराबर एनआरटी जानते हैं, पीवी बराबर एनआरटी जानते हैं। तो पीवी बराबर बाबू एनआरटी जानते हो तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, और आर और एन तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो पी इंटू भी बराबर के, ठीक है। यानी पी और भी आपस में क्या होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। पी और भी आपस में क्या होंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी जिसके लिए भी का मान बड़ा होगा, उसके लिए पी का मान क्या होगा, छोटा होगा। पी का मान छोटा होगा, इसका मतलब है कि P1 के लिए भी का मान सबसे ज़्यादा है, P2 के लिए भी का मान उसके बाद ज़्यादा है, P3 का मान भी, P3 के लिए भी का मान उसके बाद ज़्यादा है, उसकी सॉरी उससे कम है, उससे कम है सॉरी। अब P4 का मान भी की, P4 का मान नहीं, P4 के लिए भी का मान सबसे कम है। तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा प्रेशर वाला, भी का उल्टा प्रेशर, ठीक है। तो भी सबसे ज़्यादा किसका है, P1 का है। तो प्रेशर किसका सबसे कम होगा, तो प्रेशर सबसे कम P1 का होगा। P4 का जो है भी सबसे कम है, भी यानी आयतन सबसे कम है, तो इसका प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, यानी P4 सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम P3 होगा, उससे कम P2 होगा, और सबसे कम P1 होगा। तो जब भी इस तरह का सवाल आए, तो आप आइडियल गैस इक्वेशन पे सोचिए, और आप किसी एक को कांस्टेंट कर लीजिए। टेम्परेचर को कांस्टेंट किया तो वॉल्यूम और प्रेशर में आ गया। तो हमने देखा कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे का इन्वर्सली है, इसका मतलब वॉल्यूम जिसके लिए बढ़ेगा, जिस जिस गैस के लिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, उस गैस के लिए प्रेशर का मान क्या होगा, कम होगा। और इसी आधार पर अपना आंसर हो गया P1 से बड़ा P2, P2 से बड़ा P3, P3 से बड़ा P4। चलो अब बात करते हैं, देखो गे लुशेक लॉ का। गे लुशेक लॉ में क्या था, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट था, वॉल्यूम और मोल कांस्टेंट था, तो पी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर का। टेम्परेचर किस में लेना है, केल्विन में। तो यहाँ से पी बराबर क्या हो गया, के इंटू टी हो गया। पी यहाँ पे वाई हो गया, के एम हो गया, और टी क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा इंटरसेप्ट यानी अंतःखंड जो है 0 है, ठीक है। और एम जो है पॉजिटिव है, एम क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि जो है स्ट्रेट लाइन पी और टी के बीच का जो ग्राफ होगा, वह स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। लेकिन ओरिजिन पे क्या होगा, डॉटेड 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 होगा, क्योंकि 0 केल्विन पे गैस एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। चलो चलो, तो इन्हीं सब से मिला करके हमने आइडियल गैस डायरेक्ट निकाला। जो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुशेक लॉ और एवोगाड्रो लॉ, इन सब का उपयोग करके हमने आइडियल गैस इक्वेशन निकाला, पी भी बराबर एन आर टी। पी भी बराबर एन आर टी, जहाँ पी जो है प्रेशर है, प्रेशर किस में लेना है, एटीएम में। वी जो है वॉल्यूम है, लीटर में लेना है। टेम्परेचर को केल्विन में लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे आर की बात करें, आर गैस नियंतांक है, गैस कांस्टेंट है। इसका मान तुमको याद रखना है, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसका 3 मान है, एक है 0.0821, 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, ये याद रखेंगे। दूसरा है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तीसरा है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो इन तीनों को याद रखेंगे। इसके अलावा और भी याद रखना है कि पीवी बराबर एनआरटी होता है, ठीक है। यहाँ पे एन मोल है, और मोल को हम लिख सकते हैं वेट बटा मोलिकुलर वेट, यानी एम बटा कैपिटल एम, ठीक है, एम बटा कैपिटल एम। और
तो m को इधर बुला लेंगे, v को इधर कर लेंगे, तो Pm बराबर लिख सकते हैं m/v इंटू RT। m/v क्या होता है? डेंसिटी होता है, यानी डेंसिटी के टर्म में भी हम लिख सकते हैं Pm बराबर DRT। Pm बराबर DRT, और डेंसिटी जो हमारा आएगा किस में आएगा? ग्राम पर लीटर में। डेंसिटी किस में आएगा? ग्राम पर लीटर में। चलो अब सवाल कर लेते हैं कि 1 लीटर आयतन में 0 डिग्री सेल्सियस पर एक मिश्रण जिसमें 4 ग्राम ऑक्सीजन है और 2 ग्राम हाइड्रोजन लिया गया है, तो बताना है कि कौन सा कुल दाब होगा। ठीक है, कुल दाब होगा। गैस की बात की जा रही है और देखो आर का मान दिया हुआ है 0.0821 वाला। इसका मतलब है कि हमें इसको किससे बनाना है? पीवी बराबर एनआरटी से बनाना है। ठीक है, प्रेशर निकालना है, तो प्रेशर पी बराबर क्या हो जाएगा? एनआरटी बटा भी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एन की बात करें तो एन चूंकि 2 गैस है, यहाँ पे अपने पास 2 गैस ना है। पहले आपको दिया क्या है, पहले ये समझ लीजिए। वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसको फटाक से केल्विन में बदलेंगे 273 केल्विन हो जाएगा। 2 गैस दिया हुआ है, 4 ग्राम ऑक्सीजन है और 2 ग्राम हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले कंबाइंड रूप से मोल निकालना पड़ेगा दोनों को मिला करके। ठीक है, टोटल मोल निकालना पड़ेगा, यानी ऑक्सीजन के मोल और हाइड्रोजन के मोल को जोड़ करके जो टोटल मोल आएगा वो निकालना पड़ेगा, और टोटल मोल आ जाता है 9/8 मोल। अब इन सब मानों को हम वहाँ पे रखेंगे तो हमारा पी का मान आ जाता है, पी का मान आ जाता है 25.18 एटीएम, 25.18 एटीएम। ठीक है, अगला सवाल है कि वॉल्यूम तुम्हारा 10 लीटर दिया हुआ है, ऑक्सीजन का जो वेट जो है, ऑक्सीजन का जो वेट दिया हुआ है 64 ग्राम, टेम्परेचर तुम्हारा 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, पूछा प्रेशर क्या होगा। तो हम लगाएंगे फॉर्मूला पी वी बराबर एन आर टी। ठीक है, तो यहाँ से पी बराबर क्या हो जाएगा? एन आर टी बटा भी हो जाएगा। एन क्या होता है? वेट बटा एन मोल है, तो मोल कैसे निकालते हैं? वेट बटा मोलिकुलर वेट, तो वेट 64 बटा O2 का मोलिकुलर वेट कितना होगा? 16 दूना 32 होगा, नहीं 64/32। ठीक है, इसके अलावा आर का मान रखेंगे, इसके अलावा टेम्परेचर केल्विन में लेना है तो 273 जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा, और नीचे बट्टा में भी का मान कितना रखेंगे? 10 रखेंगे। तो हमारा आंसर आ गया 5। क्या आ गया? 5, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, यानी पार्शियल प्रेशर के बारे में, गैसों के पार्शियल प्रेशर के बारे में, आंशिक दाब के बारे में किसने बताया? तो याद रखेंगे डाल्टन साहब ने। किसने बताया? तो डाल्टन साहब ने बताया। ठीक है, ठीक है, उनका क्या कहना था कि 3 जार है, एक में गैस ए भरा हुआ है, दूसरा में गैस बी भरा हुआ है, तीसरा में गैस सी भरा हुआ है। यदि गैस ए का प्रेशर जो है पी ए है, गैस बी के द्वारा लगाया गया प्रेशर बर्तन पे पी बी है, गैस सी के द्वारा बर्तन पर लगाया गया प्रेशर सी है। अब इन तीनों गैस को एक बड़े बर्तन में डाल देते हैं तो टोटल प्रेशर जो होता है प्रत्येक के प्रेशर के योगफल के बराबर होता है, यानी टोटल प्रेशर बराबर प्रेशर ऑफ गैस ए प्लस प्रेशर ऑफ गैस बी प्लस प्रेशर ऑफ गैस सी होता है। किसने कहा? तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के द्वारा कहा गया। ठीक है, अब यदि हमें प्रत्येक का निकालना है, यदि हमें प्रत्येक का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो फॉर्मूला होता है कि यानी इंडिविजुअल का हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है। इंडिविजुअल, आई मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो टोटल प्रेशर को गुना करेंगे उस इंडिविजुअल गैस के मोल भिन्न से, उस इंडिविजुअल के मोल भिन्न से। ठीक है, जैसे तुमको गैस ए का निकालना है पार्शियल प्रेशर, गैस ए कितना पार्शियल प्रेशर जनरेट कर रहा है, क्योंकि सब अपना अपना कुछ ना कुछ जनरेट कर रहा होगा, तो गैस ए का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो वो बराबर हो जाएगा टोटल प्रेशर गुना ए का जो होता है मोल भिन्न। अब ए का मोल भिन्न देखो, मोल भिन्न कैसे निकालते हैं? तो जैसे ए का मोल भिन्न निकालना है तो ए का मोल बटा तीनों गैस का मोल का योगफल। ठीक है, बी का मोल भिन्न निकालना है, यानी एक्स बी निकालना है तो बी का मोल बटा तीनों गैस के मोलों का योग। ठीक है, सी का निकालना है तो सी का मोल बटा तीनों गैस के मोलों का योग। ठीक है, तो अब तुमसे पूछा जाएगा कि बताइए गैस बी का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? तो टोटल प्रेशर गुना गैस बी का मोल भिन्न। गैस सी का पार्शियल प्रेशर पूछेगा तो क्या बोलेंगे? टोटल प्रेशर गुना गैस सी का मोल भिन्न। और मोल भिन्न कैसे निकालते हैं समझ में आ गया। चलो, अब तुमसे पूछा जा रहा है सवाल एक कि एक सिलेंडर है जिसमें N2 और आर्गन गैसों के एक मिश्रण में N2 7 ग्राम है और आर्गन 8 ग्राम है।
ठीक है। यदि सिलेंडर में गैसों के मिश्रण का कुल दाब टोटल प्रेशर दिया हुआ है 27 बार, तो बताना है कि N2 का आंशिक दाब क्या है। यानी N2 जो है पार्सली N2 कितना, क्योंकि N2 अपना कुछ अलग प्रेशर लगा रहा होगा, तो N2 कितना आंशिक दाब लगा रहा है ये बताना है। तो सबसे पहले मोल निकाल लीजिए, दोनों का वेट दिया हुआ है। तो N2 का मोल हो जाएगा 7/28 यानी 1/4 मोल। आर्गन का हमने मोल निकाला, ठीक है, आर्गन का निकाला 8/40 यानी 1/5 मोल आ गया। टोटल प्रेशर क्वेश्चन में दिया हुआ है 27 बार। हमें निकालना क्या है, तो हमें बाबू निकालना है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का आंशिक प्रेशर निकालना है। तो टोटल प्रेशर में किससे गुना करेंगे, तो टोटल प्रेशर में हम गुना कर देंगे, टोटल प्रेशर में हम किससे गुना कर देंगे, तो टोटल प्रेशर में तुम गुना कर दो N2 का जो मोल भिन्न है उससे। तो N2 का मोल है कितना, N2 का मोल है 1/4 बटा 1/4 प्लस 1/5। तो 1/4 प्लस 1/5 करोगे तो हो जाएगा 5 1 5 4 9 9/20 9/20 पलटेगा, यानी ओवरऑल हल करके अपना आंसर कितना आ जाएगा, 15 बार आ जाएगा। ठीक है। आगे आगे क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा एक्सप्रेशन जो है डाल्टन के पार्शियल प्रेशर नियम का सही एक्सप्रेशन नहीं है, कौन नहीं है। तो पहला वाला बिल्कुल सही है कि टोटल प्रेशर जो होता है तीनों गैस के पार्शियल प्रेशर के योगफल के बराबर होता है। दूसरा देखो तुम्हारा, दूसरा भी देखो सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी तुम्हारा सही है, ठीक है, तीसरा भी तुम्हारा सही है, लेकिन चौथा गलत है, क्योंकि चौथा जो है ये राउल्ट नियम के आधार पे है, तो इसे नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। आगे देखो, आगे समझते हैं इफ्यूजन और डिफ्यूजन। दोनों टर्म जो होता है गैस के लिए होता है, इफ्यूजन मतलब होता है निस्सरण और डिफ्यूजन मतलब होता है विसरण। जैसे कि मान के चलो, जैसे कि एग्जाम्पल से समझो कि सेंट, परफ्यूम का शीशी लाए और परफ्यूम जैसे मारे, तो परफ्यूम का ढक्कन पे जैसे ही हम प्रेशर डाले तो उसके छिद्र से जो गैस बाहर निकला, तो छिद्र से गैस का बाहर निकलना निसरण कहलाता है, यानी इफ्यूजन कहलाता है। यानी छिद्र से जो है परफ्यूम के गैस का बाहर निकलना निसरण कहलाता है, और वहीं उस गैस का पूरे कमरे में फैल जाना विसरण कहलाता है, और उस पूरे कमरे में उसका फैल जाना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। अब समझते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, गैसों के गति सिद्धांत को समझते हैं। यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या कहता है, ये सब का सब आइडियल गैस के लिए ही है, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या कहता है कि गैस के जो अणु होते हैं वो कठोर ठोस होते हैं, कठोर ठोस होते हैं। दूसरा चीज क्या कहा, जो सही भी है, कठोर होते हैं और ठोस होते हैं जो अणु होते हैं। दूसरा चीज कहा कि गैस के अणु जो होते हैं एक दूसरे से बीकर की दीवारों से लगातार टकराव करते रहते हैं और उस पर दाब डालते रहते हैं। बात सही है, जो गैस के अणु होते हैं जिस बर्तन में रहते हैं उस बर्तन की दीवार पर क्या होते हैं, सभी दाब डालते रहते हैं। तीसरा और चौथा जो कहा है वो ये आइडियल के लिए तो सही है, लेकिन रियल गैस के लिए क्या है, गलत है। तो तीसरा कहा है कि गैस के अणु में ना तो कोई आकर्षण होता है ना ही कोई प्रतिकर्षण का होता है। किसने कहा, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के माध्यम से कहा गया। लेकिन ये जो बात कहा गया ना, तो ये आइडियल गैस के लिए सही है, रियल गैस के लिए सही नहीं है। अगला चीज़ क्या कहा गया कि गैस के जो कुल आयतन के सामने, गैस का जो कुल आयतन होता है उसके सामने एक अणु का जो आयतन होता है नगण्य होता है। तो ये जो है केवल आइडियल गैस के लिए ही मान सकते हैं, रियल गैस के लिए नहीं मान सकते हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या कहा कि गैस के अणुओं की गति के दौरान, गैस के जो अणुओं की जो गति होती है, गैस के अणु जब गति करते हैं तो उन पर जो है न्यूटन का नियम, ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। न्यूटन का नियम लागू होता है और गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है, तो ये सही है, ठीक है। ये रियल गैस के लिए भी सही है और आइडियल गैस के लिए भी सही है। बस वही तीसरा और चौथा जो पॉइंट है वो हमारा जो है आइडियल गैस के लिए ही केवल सही है, रियल गैस के लिए सही नहीं है, ठीक है। यानी आइडियल गैस और रियल गैस में अंतर बोलेगा तो इस आधार पे अंतर कर सकते हैं, ठीक है। आगे आगे हमारा है आणविक वेग, ठीक है। आणविक वेग यानी गैस के अणुओं का वेग, गैस के अणुओं का वेग। तो गैस के अणु को हम तीन तरह से उसके वेग को निकाल सकते हैं। एक होता है VRMS, एक होता है V एवरेज, एक होता है V मोस्ट प्रोबेबल। यानी VRMS मतलब हो गया रूट मीन स्क्वायर का वाला वेग, एक होता है एवरेज यानी औसत वाला वेग, एक होता है मोस्ट प्रोबेबल वेग, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल वेग यानी जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है वही हमारा वेग उठा लेना है, ठीक है। जैसे मान के चलो 10 लोग दौड़ रहा है, 4 गो का जो है ना
वेग जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब बाकी सबका अलग अलग है। तो यही मान के चलेंगे कि जो है दौड़ का जो है वेग, मैंने जो जो भाग लिया उसका लगभग वेग कितना है, मोस्ट प्रोबेबल वेग कितना है, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वही होता है मोस्ट प्रोबेबल वेग। तो आप चाहो तो इसका फॉर्मूला याद रख सकते हो, अब मन नहीं है तो नहीं भी याद रख सकते हो, लेकिन एक रिलेशन आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। फिलहाल RMS वाला याद रख लो कि √3 RT/m होता है। VRMS क्या होता है, √3 RT/m होता है। इसमें करते क्या है, पहले स्क्वायर करते हैं वेग का, फिर मीन निकालते हैं, फिर रूट करते हैं, ठीक है। चलो। और ये जो आणविक वेग होता है केवल ताप एवं गैस के अनुभार पर ही निर्भर करता है, यानी आणविक गैस यानी गैसों के जो अणु हैं उसका जो वेग होता है किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, एक तो ताप पर तो निर्भर करेगा ही करेगा, और गैस के जो अणु हैं उसके भार पर निर्भर करता है। यानी गैस का जो आणविक वेग है वो दो ही चीज़ों पर केवल निर्भर करता है, केवल दो ही चीज़ों पर, एक तुम्हारा ताप पर और दूसरा गैस के अनुभार पर, ठीक है। और आपको एक रिलेशन याद रखना है, आपको एक रिलेशन याद रखना है। क्या रिलेशन याद रखना है, बताते हैं। इसमें रिलेशन नहीं है लगता है। आप याद रखिएगा कि RMS वाला जो वेग होता है ज़्यादा होता है एवरेज वाले से, एवरेज वाला ज़्यादा होता है मोस्ट प्रोबेबल वेग से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, आगे देखिए, आप समझते हैं कि क्वेश्चन है कि किसी गैस अणु का वेग कितना बढ़ेगा यदि उसका ताप डबल कर दिया जाए। बोल रहा है किसी गैस अणु का वेग कितना बढ़ेगा यदि उसका ताप हम क्या कर दें, डबल कर दें। तो ये सवाल आपको नहीं बनाना है अपने एग्जाम के लिए। देखो मन है तो बना सकते हैं। कैसे, हम जानते हैं कि जो आणविक वेग होता है एवरेज वाला वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है √8/π RT/m। तो हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है वेलोसिटी और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन पूछ रहा है, तो बाकी सबको हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट, ठीक है। यानी भी हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा √T के, भी एवरेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा √T के, यानी V1/V2 बराबर लिख सकते हैं √T1/T2। तुमसे क्या बोला कि गैस के अणु का वेग कितना बढ़ जाएगा यदि उसका ताप डबल कर दिया जाए, यानी जो सेकंड ताप है उसको क्या हो जाएगा 2T1 हो जाएगा। तो बोला कि V2 कितना हो जाएगा, V2 को मान लेते हैं x, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया √2V1, यानी कि जो है पहले का 1.414 गुना हो जाएगा। अच्छा सवाल था, तो इसको कर लेंगे। अब समझते हैं आदर्श गैस, हाँ रियल गैस के बारे में समझते हैं। तो जो आइडियल गैस नहीं है, जो आइडियल गैस नहीं है, और ऐसे भी आइडियल गैस केवल हम एज्यूम कर सकते हैं, वास्तव में आइडियल गैस होता नहीं है, ठीक है। सभी के सभी रियल गैस होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि आइडियल गैस क्या बोला था, आइडियल गैस बोला था कि आइडियल गैस के अणु के बीच कोई आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं होता है। आइडियल गैस का जो अणु का आयतन होता है उसके, आइडियल गैस का जो संपूर्ण आयतन होता है उसके एक अणु के आयतन, मैंने उसके सामने उसके एक अणु का आयतन क्या होता है, नगण्य होता है। जबकि ये दोनों ही बातें क्या है, रियल गैस के लिए गलत है, रियल गैस के लिए गलत है, ठीक है। अब तुमसे एक सवाल है, पूछा जा सकता है कि बताइए आदर्श गैस वाला ज़्यादा प्रेशर डालेगा बर्तन पे कि जो है जो रियल गैस है वो डालेगा, तो आदर्श गैस वाला डालेगा, क्योंकि आदर्श गैस का अजम्पशन क्या है, आदर्श गैस की जो अवधारणा है उनका कहना है कि जो है ना आकर्षण काम करेगा ना प्रतिकर्षण, तो ना आकर्षण ना प्रतिकर्षण काम करेगा, तो बिल्कुल एकदम जो है जोर से जो है वो प्रेशर डालेगा बर्तन पे, ठीक है, जोर से डालेगा जबकि प्रेशर बर्तन पे। और वहीं रियल गैस के केस में बात करें तो सभी अणु एक दूसरे को आकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, जिस वजह से जो है पूरे स्ट्रेंथ के साथ जो है प्रेशर नहीं लगा पाएगा। तो यही कारण है कि तुमसे जो सवाल पूछा गया कि आदर्श गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा कि रियल गैस का, तो आदर्श गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। क्या रियल गैस को आदर्श गैस बनाया जा सकता है, हाँ बनाया जा सकता है, ठीक है। रियल गैस को जो है आदर्श गैस बनाया जा सकता है। यदि
दाब को बिल्कुल कम कर दिया जाए, माने निम्न दाब और उच्च ताप पर, निम्न दाब और उच्च ताप पर, निम्न दाब और उच्च ताप पर जो है रियल गैस जो है आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगा। रियल गैस जो है आदर्श गैस की तरह व्यवहार करेगा। निम्न दाब है तो इसका मतलब आयतन क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगला है क्वेश्चन कि ए गैस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड वुड बी मोस्ट लाइकली टू ओबे द आइडियल आइडियल लॉ। तो हम जानते हैं कि आइडियल गैस, सॉरी रियल गैस लॉ की बात कर रहे हैं। तो रियल गैस लॉ में कब फॉलो होगा, तो रियल गैस लॉ के लिए जो होना चाहिए दाब कम होना चाहिए, ताप ज़्यादा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक वंडरवाल गैस समीकरण। वंडरवाल गैस समीकरण, तो आप वंडरवाल गैस समीकरण का फॉर्मूला ही याद रखेंगे। क्या है फॉर्मूला, पी प्लस एन स्क्वायर ए पी प्लस एन स्क्वायर ए बटा वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी बराबर एन आर टी। यहाँ पे ए और बी क्या है, देखो यहाँ पे ए जो है प्रेशर के साथ, प्रेशर वाले घर में है तो ये प्रेशर करेक्शन हो गया, और बी जो है यहाँ पे वॉल्यूम वाले घर में है तो ये वॉल्यूम करेक्शन हो गया। ठीक है, यानी ए जो है यहाँ पे गैस के अणुओं के बीच जो है आकर्षण का हिसाब रखता है। गैस के अणुओं के प्रेशर मतलब गैस के अणुओं के बीच के आकर्षण का हिसाब रखता है। यानी ए का मान बढ़ेगा तो आकर्षण बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा तो द्रवीकरण सामर्थ्यता क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, वहीं बी की बात करें तो बी हमारा क्या है, एक अणु का आयतन है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा चीज़ याद रखना है, ए और बी का यूनिट पूछ लिया जाता है। तो बताइए ए का यूनिट किसके बराबर होगा, तो ध्यान रखेंगे कि पी का जो पी का जो बीमा होगा वो एन स्क्वायर ए बटा भी स्क्वायर के बराबर होगा, एन स्क्वायर ए बटा भी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से ए का यूनिट निकल जाता है, ए का मात्रक निकल जाता है एटीएम लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। ठीक है, वहीं बी का हमें मात्रक निकालना है, तो बी का जो मात्रक होगा, सॉरी वो कैसे निकलेगा, तो हमें जो है भी का मात्रक बराबर हो जाएगा एन इंटू बी का मात्रक। तो यहाँ से बी का मात्रक अपना निकल जाएगा लीटर पर मोल, लीटर पर मोल। ठीक है, तो आपको इसमें क्या याद रखना है, तो सीधी सी बात है, आपको याद रखना है कि वंडरवाल गैस समीकरण क्या है। इसको डायरेक्ट याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ए और बी क्या है, ए और बी का मात्रक कैसे निकालते हैं ये याद रखना है। क्वेश्चन है तुम्हारा कि करेक्शन फैक्टर ए रियल गैस इक्वेशन करस्पॉन्ड्स टू। ठीक है, रियल गैस का जो इक्वेशन है वंडरवाल इक्वेशन। ठीक है, जो आइडियल गैस में जो है करेक्शन करके वंडरवाल इक्वेशन लाया गया, जो रियल गैस के लिए मान्य है, बोला कि इसमें जो है कौन सा सही है बताना है। तो ये हमारा क्या है, गैसों के बीच का जो है आकर्षण बल है, गैसों के बीच का आकर्षण बल, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आगे समझते हैं हम लोग, आगे समझते हैं क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन क्या होता है। तो देखो, जिस अधिकतम ताप पर जो है गैस द्रव अवस्था में बदलता है, ठीक है, यानी उससे अधिक ताप दोगे, उससे अधिक ताप दोगे तो गैस जो है द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा। ठीक है, उससे कम में बदलेगा, लेकिन उससे हल्का सा ज़्यादा दे दोगे तो वो द्रव अवस्था में नहीं बदलेगा। यानी वो अधिकतम ताप जिस पर गैस जो है द्रव अवस्था में बदलता है तो वही ताप जो है क्रांतिक ताप कहलाता है, और उस पे जो गैस का दाब होता है वही दाब क्रांतिक दाब कहलाता है। उसी अवस्था पर जो गैस का आयतन होता है वही क्रांतिक आयतन कहलाता है। तो इतना ही था, तो थैंक यू।